Hi. No one was qualified when they started. Stop overthinking and jump in. Today is 20th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पंचेत डैम लोकेटेड है झारखंड में। जिंदुआ इज अ फेमस फोक डांस ऑफ पंजाब। कोणार्क सन टेम्पल को बोलते हैं ब्लैक पगोडा। सांझी आर्ट एसोसिएटेड है उत्तर प्रदेश से। लाई हारोबा पॉपुलर फोक डांस है मणिपुर का। आज के सवाल है, इन विच स्टेट इज द बाण सागर डैम लोकेटेड। ये अभी काफी न्यूज में है, बाण सागर डैम। Who was crowned as the Miss Universe 2021? Balpakram National Park is located in which state? Which planet of the solar system has the largest number of satellites? The Great Bear Lake is situated in which country? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है forgery. इसका मतलब होता है जालसाजी. The action of forging or producing a copy of a document, signature, banknote or a work of art. फ्रॉड्यूलेंट है वो। मेलाफिसेंस का मतलब होता है दुराचार, रॉन्ग डूइंग एस्पेशली बाय अ पब्लिक ऑफिशियल, रॉन्ग डूइंग, मिस डूइंग, क्राइम। रेलेगेट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, कंसाइन और डिसमिस टू एन इंफीरियर रैंक और पोजीशन, डाउनग्रेड करना। टर्न कोट, पॉलिटिकल पार्टीज में हम देखते हैं अक्सर ये वर्ड टर्न कोट, अ पर्सन हु डेजर्ट्स वन पार्टी और कॉज इन ऑर्डर टू ज्वाइन एन अपोजिंग वन। ट्रेटर। Glimmer, glimmer of hope, shine faintly with a wavering light, gleam, shine, glint. So ये vocabulary words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज 20th of April है, आज हम ये 2 सवाल तैयार करेंगे. Prepare a note on the Union Public Service Commission. UPSC एक constitutional body है. इसके बारे में constitutional provisions क्या हैं वो लिखना है. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंडेट क्या होता है, इसका रोल और ड्यूटीज क्या है। यूपीएससी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। सेकंड क्वेश्चन है, हमें ज्योग्राफी पे एक नोट तैयार करना है साउथ चाइना सी का। साउथ चाइना सी, चाइना और यहाँ पे एशियन कंट्रीज भी हैं, साउथ चाइना सी। तो यहाँ की ज्योग्राफी, डिस्प्यूटेड टेरिटोरी, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, रिजर्व्स, देन इसके बाद सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे करके ये बड़े अच्छे से तैयार करिए। आपका मैपिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। आंसर डिस्कशन में आज हम 18th ऑफ अप्रैल का आंसर डिस्कशन करेंगे। आज के पेपर में जो फर्स्ट न्यूज है वो है, यूक्रेन वॉर हैज हिट इंडियाज बिड टू मूव अवे फ्रॉम कोल। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। ऑब्वियस सा रीजन है, हमने अभी ग्लासगो की समिट में कहा था हम कोल को डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं, फेज आउट नहीं कर रहे हैं, इसको फेज डाउन करेंगे कोल को। बट कोल को फेज डाउन करने की बात थी और हो गया यूक्रेन क्राइसिस। यूक्रेन क्राइसिस से जो ऑयल है और जो गैस है इसका प्राइस बढ़ गया, तो कोल को अब जिस तरीके से फेज डाउन करना था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। प्राइस ऑफ नेचुरल गैस, अ ट्रांजिशन फ्यूल, हैज गॉन अप एंड इज इन शॉर्ट सप्लाई। सो देखो, ये कोल है, कोल ज्यादा पॉल्यूटिंग होता है, कोल से कम पॉल्यूटिंग होती है गैस, और फिर उसके बाद क्लीन एनर्जी आती है। तो हमें कोल से डायरेक्ट क्लीन एनर्जी में आने के बजाय आइडिया ये था कोल से गैस में ट्रांजिशन करते हैं, देन गैस से क्लीन एनर्जी में जाएंगे। बट रशियन वॉर के कारण गैस का डिफिकल्टी हो गया, सो दैट इज वाई ये जो ट्रांजिशन है ये स्लो हो गया है। द प्राइस ऑफ क्रूड हैज गॉन अप ड्यू टू द सिचुएशन इन यूरोप, as has the price of natural gas, a transition fuel, natural gas को transition fuel कहा है। For India, in addition to it being in short supply, so that is why although हमारा commitment है green energy का, clean energy का, but अब उसमें delay हो रहा है। Approximately 1 to 2% of India's energy import come from Russia, यूएस के डेटा ने बताया। और इंडिया अभी मॉस्को से डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल मिल रहा है तो हम उसको परचेज कर रहे हैं। ऑल्दो यूएस यहाँ पे प्रेशराइज कर रहा है, बट हमारी पॉलिसी हमें पता है। अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यूएस में जाके 2+2 मीटिंग में कहा था कि कंट्रीज आर ड्रिवन बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, और हमारा तो केवल 1 और 2% है एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। पहले यूरोप का देखना चाहिए, बिकॉज इंडिया जितना मंथ में इंपोर्ट करता है, यूरोप उतना हाफ अ डे में करता है, बाय आफ्टरनून। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोप को
देखना चाहिए अगर यूएस सैंक्शंस की सैंक्टिटी को एड्रेस करना चाहता है। एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, COP26 जो एनवायरनमेंट का सेक्शन है, एनवायरनमेंट के सेक्शन में कुछ पार्ट स्टैटिक होता है, स्टैटिक पार्ट होता है, और ज़्यादातर पार्ट जो होता है उसका वो करंट अफेयर्स होता है। स्टैटिक पार्ट के मैंने अभी कुछ बहुत अच्छे माइंड मैप्स बनाए हैं, इन्फोग्राफिक, वो मैं आज से शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। स्टैटिक पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ओके। सो ये है COP26, ये है करंट अफेयर्स, और COP26 इज इम्पॉर्टेंट। तो ये ग्लासगो में मीटिंग हेल्ड हुआ, इसमें बात हुआ, इंडिया और चाइना ने कहा फेज डाउन नहीं करेंगे, हम फेज आउट करेंगे द यूज ऑफ कोल। दोनों में डिफरेंस क्या है? फेज डाउन का मतलब कंप्लीटली कोल को हटाना, फेज आउट का मतलब ग्रेजुअली उसको फेज आउट करना। तो वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स दिस फेज डाउन। देन इंडिया वुड हैव अ रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। तो ये जो पंचामृत है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बोले 5 बातें ग्लासगो समिट में प्लेजेस, उसका एक पार्ट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 50% ऑफ एनर्जी जो होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से होगी, और 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन लेंगे। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? आंसर काफी टाइम हमने पढ़ा है, नेट जीरो। तो नेट जीरो 2070 तक इंडिया हो जाएगा। व्हाट डज दैट मीन? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो निर्मला सीतारमन मैम ने अभी यहाँ ये सारी बातें रीट्रेट किया। पावर पॉइंट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विद IMF मैनेजिंग डायरेक्टर के जॉर्जीवा, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इन वॉशिंगटन। सो दिस इज द न्यू डेवलपमेंट। ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वास्ट कैनवास वॉल आर्ट फेस्टिवल हो रहा है बीच रोड पुडुचेरी में। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटोरी है। पुडुचेरी इज अ यूनियन टेरिटोरी। जैसे दिल्ली है वैसे ही पुडुचेरी के पास भी उसकी खुद की विधानसभा है, वहाँ की विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। बट इंटरेस्टिंगली पुडुचेरी जो है ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी। इंटरेस्टिंगली पुडुचेरी एक जगह पे नहीं है, ये स्प्रेड है डिफरेंट स्टेट्स में। तो पुडुचेरी यूनियन टेरिटोरी जो है पुडुचेरी, ये किन किन जगह पर है? आप आंसर करो, किन सारे स्टेट्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है? इफ फ्रीबी कल्चर परसिस्ट्स इंडिया में फेस श्रीलंकन फेट, ये बोला नीति आयोग के मेंबर ने। सो सी दिस इज अ फैक्ट। फ्रीबी जो कल्चर होता है ये इकोनॉमी को बैकफुट पे ले आता है, बिकॉज रेवेन्यू आता नहीं है, और फिर जो इकोनॉमी होती है वो एड्स, ग्रांट्स, सब्सिडीज इसमें चलने लग जाती है। तो वो इकोनॉमी फिर प्रॉस्परस नहीं होती, वो इकोनॉमी फिर ग्रो नहीं कर पाती। सो दैट इज वाई कल्चर ऑफ फ्रीबी जो है ये रॉन्ग प्रैक्टिस मानी जाती है। नीति आयोग के मेंबर मिस्टर रमेश चंद जी ने ये बताया कि इंडिया में जैसे जैसे फ्रीबी कल्चर है, एग्रीकल्चर जो है, वी ऑल एग्री कि एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर में सपोर्ट की भी ज़रूरत है, फार्मर्स की इनकम को डबल करने की भी ज़रूरत है। बट हमेशा जब भी ये बात आती है तो हम एग्रीकल्चर में हमेशा फायर फाइटिंग मेजर्स क्यों लेते हैं? ऑलवेज वी ट्राई कि हमें एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है, एग्रीकल्चर को एड करना है, फार्मर को हेल्प करनी है, फार्मर को इंसेंटिव्स देने हैं, फार्मर्स के लिए फ्रीबीज देनी है। वाई वी नेवर ट्राई टू मेक फार्मर इंडिपेंडेंट? वाई वी नेवर ट्राई टू मेक फार्मर एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल, ताकि उसको सहारे की जरूरत ही नहीं पड़े? वाई डोंट वी डू दैट? एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन सच क्रचेज, तो इससे हम फ्री क्यों नहीं करते हैं एग्रीकल्चर को? वी शुड मेक सर्टेन प्रोविजंस, वी शुड इवॉल्व दिस एग्रीकल्चर सेक्टर इन सच अ वे कि ये ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाए। और वो जो कूल फैक्टर है, यंगस्टर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आईटी, इंजीनियरिंग एट्सेट्रा, बट वो फार्मिंग एज अ प्रैक्टिस क्यों नहीं देख पा रहे? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन क्रचेज। सो वी नीड दैट कूल फैक्टर कि एग्रीकल्चर इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल। इस चीज पे अगर हम वर्क करेंगे तो एग्रीकल्चर ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, बजाय फ्रीबीज से, क्रचेस से, सपोर्ट से। जो फंडामेंटल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो हमारी जो पॉलिसी रहती है हमेशा से वो ये होती है कि हम डोल्स देते हैं या फिर फ्रीबीज देते हैं, तो इससे सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाती। जो रिफॉर्म्स हैं वो लाना जरूरी है, और ग्रेजुअली लाएं ताकि उसका इम्पैक्ट नहीं हो, ताकि वो कैटास्ट्रॉफिक भी नहीं हो, वो डैमेज नहीं करे, शेक नहीं करे एंटायर सिस्टम को। तो हमेशा रिफॉर्म्स भी जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में लेना चाहिए। ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म्स होते हैं तो उससे फिशर्स क्रिएट होते हैं। अब सी लेटेस्ट जो नंबर है, जैसे एमएसपी रिजीम का यहाँ पे बताया, एमएसपी एज अ पॉलिसी रहती है, मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी, मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है।
बट अब इससे क्या होता है, एमएसपी प्राइसिंग से ये भी होता है कि जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा, या जो और इंसेंटिव्स कॉम्पिटिटिवनेस आनी चाहिए एग्रीकल्चर में वो नहीं आ पाती। प्लस एमएसपी रिजीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। फार्मर्स को 100 रुपी देना है तो उसकी कॉस्ट ही 35 रुपी हो जाती है, गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ता है। तो दिस इज नॉट साउंड इकोनॉमिक्स। प्लस जो प्रोक्योरमेंट होता है उसको आप स्टोर कहाँ पे करोगे, इतने ना हमारे पास गोडाउन्स हैं। हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स पढ़े थे चीफ के कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी के लिए फिर हमें एक्स्ट्रा और इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है और कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। सो दैट इज़ वाई दिस एंटायर जो फ्रीबी का कल्चर है, इस पे रीविजिट करना ज़रूरी है। अब ऐसा भी नहीं करना है कि हमने डैमेज कर दिया, डैमेज इन द सेंस ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस किए, ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस किए, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली जो फार्मर्स इतने केपेबल नहीं है वो डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। सो द पॉइंट इज ग्रेजुअल स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर और इन सच जो ये फ्रीबी का कल्चर होता है। बिकॉज लास्ट टाइम हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी आर्टिकल पढ़ा था ईसीआई चीफ का कि फ्रीबीज काइंड ऑफ एक ब्राइब हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, कि उससे वोटर्स का मूड स्विंग करने के लिए। सो विच इज अगेन डिफीट ऑफ डेमोक्रेसी, दिस शुड बी अवॉइडेड। We don't recognize how much subsidy is going as interest subvention if a farmer repays loan on time. Interest subvention क्या होता है, हम हमेशा encourage करते हैं फार्मर्स को कि आपने लोन लिया है तो उस लोन को टाइम पे वापस चुकाओ। जैसे आपने लोन लिया 1000 रुपए का, इस पे इंटरेस्ट रेट लगती है नॉर्मल बैंक की 7%, 7% पे आपको 1000 रुपए मिला है। अब इनको इंसेंटिवाइज करने के लिए कि अगर टाइम पे आप लोन चुकाओगे तो हम आपको 3% का सबवेंशन दे देंगे, गवर्नमेंट उसका वहन कर लेगी, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको केवल 4% पड़ेगी। दिस वी ऑफन ट्राई टू डू। इंटरेस्ट सबवेंशन होता है फार्मर्स को कि कम रेट पे आपको इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल गया, अब लोन टाइम पे आप चुकाओ। बट अब क्या होता है, चुनाव आ रहा है तो ये लोन की माफी हो जाती है, पूरा पूरा लोन माफ हो जाता है। अब इससे क्या होता है, जिन किसानों ने लोन पेमेंट कर दिया और कुछ किसानों ने पेमेंट नहीं किया, हमने दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए, तो ये तो डिस्करेज कर रहा है जिन्होंने पेमेंट किया। अब नेक्स्ट टाइम से वो भी पेमेंट नहीं करेंगे कि जब सब कुछ माफी हो ही रही है गवर्नमेंट की, तो वाई शुड वी पे, वाई शुड वी पे। तो दिस क्रिएट्स अ बैड कल्चर। और इससे क्या होता है, जो हमारा टैक्स कॉम्प्लायंस होता है या फिर जो हमारा लोन और इंटरेस्ट रिटर्न करने की बात होती है, वो कल्चर डिफीट होता है। और इससे क्या होता है, जो बैंक्स हैं, जिन बैंक्स ने लोन दिया है, वो बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो द पॉइंट इज, ये जो पूरा कल्चर है फ्रीबीज का, इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इकोनॉमी में। बट अब इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कई बार जेन्युइन कंसर्न्स होती है। फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर में हमको पता है किस तरीके से क्रॉप लॉस होता है, सीजनल वेरिएशंस होते हैं। फार्मर डिस्ट्रेस में है, उसका पूरा क्रॉप फेल हो गया है, अब वो ऐसे कंडीशन में किस तरीके से लोन वापस करेगा। और एट टाइम्स जो बैंक्स होते हैं, इनके लोन रिकवरी एजेंट्स भी बहुत हॉस्टाइलिटी के साथ एक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं फार्मर्स को। तो फार्मर फील डिस्ट्रेस्ड और एट टाइम्स फिर वो एक्सट्रीम स्टेप भी उठा लेता है। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सो द पॉइंट इज, जैसे हर जगह हमने देखा है, इतना ब्लैक एंड वाइट इसके आंसर्स होते नहीं है। द पॉइंट इज, हमें एक बैलेंस बनाना जरूरी है कि हम जो फ्रीबीज भी हैं, फ्रीबीज बहुत कैजुअली नहीं डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर हमें कुछ सपोर्ट करना है तो वो बहुत जेन्युइन केस में रिस्ट्रिक्टेड कैलकुलेटेड वे में करें, और इस तरीके से करें कि जो फिजिकल हेल्थ है गवर्नमेंट की, इंस्टीट्यूशन की, वो भी डिटीरियोरेट नहीं हो जाए। तो अगेन, जैसे बुद्धिज्म में हम पढ़ते हैं, मध्यम मार्ग यहाँ पे लेने की आवश्यकता है। ऐसा एक कल्चर नहीं बना दे कि हर चीज अब फ्री होने लग गई है, फ्री बी कल्चर हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस इलेक्शंस। दिस इज द मैसेज ओवर हियर। वरना ये पॉपुलरिज्म जो होता है, पॉपुलिस्ट मेजर, ये श्रीलंका का फेट ला सकता है इंडिया में भी। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये फ्रंट का भी फ्रंट पेज था, नाउ दिस इज द फ्रंट पेज। अब सी, श्रीलंका में ये ऐसा न्यूज है, प्रेसिडेंट की पावर क्लिपिंग करने की बात है। श्रीलंका में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे। यहाँ प्रेसिडेंट के पास भी बहुत पावर होती है और प्राइम मिनिस्टर के पास भी बहुत पावर होती है, और ये दोनों भाई भाई हैं, गोटाबया ब्रदर्स हैं। अब फिर से जो 19th अमेंडमेंट में आया था, प्रेसिडेंट की पावर इंक्रीज की गई थी, उसको वापस चेक करने का ये बोला गया। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट इज एडिटोरियल, फर्स्ट इज पॉलिटिकल, सेकंड में बात है एन ऑनेस्ट रेकॉर्डिंग, मतलब
ऑनेस्टी खुद के साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ जैसे कोविड-19 के केसेस हुए, इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि अंडर रिपोर्टिंग हुआ है, अंडर रिपोर्टिंग। अक्सर मीडिया हाउसेस ने भी बताया, इवन गवर्नमेंट ने भी एट टाइम्स बोला कि प्रॉपरली हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। बिकॉज़ पर्सन का डेथ कोविड से हुआ है या फिर रिलेटेड कोमॉर्बिडिटी से हुआ है, सर्टिफिकेशन नहीं हुआ, तो उस डेथ को आप किस कैटेगरी में काउंट करोगे? ऐसे चैलेंजेस भी थे। और प्लस सेकेंड वेव जब कोविड-19 की आई थी, डेल्टा वेव, तब तो कैटास्ट्रोफिक कंडीशन थी। एवरीबॉडी लाइक मिसमैनेजमेंट भी बहुत हुआ। सो द पॉइंट इज, जो डेथ हुआ है उसका नंबर शायद एक्यूरेट नहीं है हमारे पास। अब बात यह है कि अगर नंबर एक्यूरेट होते हैं तो हमें डिसीजन मेकिंग ईजी होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन ईजी होता है। सो दैट इज वाई वी मस्ट हैव सम प्रोविजंस कि जिससे जो डेटा है, नंबर है, रिकॉर्ड है, इसकी सैंक्टिटी बनी रहे, एक्यूरेसी वहां पे रहे। तो अभी विजिट है टेड्रोस का। टेड्रोस, मिस्टर टेड्रोस डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, अभी यहाँ पे आए थे। और जो थीम प्राइमरली ये था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बताया, वो ये था कि इंडिया में जो नंबर है डेथ का कोविड-19 वो करेक्ट शायद नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कितना एक्सेस डेथ हुआ, एक डेटा लाएं, एक मेथडोलॉजी लाएं। वी हैव इनफ एक्सपर्ट्स हमारे पास है, रिसोर्सेज, कैपेसिटीज भी है। सो वी शुड वर्क ऑन दिस। ये हमारी खुद की पॉलिसी फॉर्मुलेशन और गवर्नेंस के लिए भी बेटर होगा। सो जो हेल्थ क्रेडेंशियल्स हैं वो भी बेटर होंगे। दिस इज द मैसेज। ओके, सो एन ऑनेस्ट रिकॉर्डिंग। दिस इज रिविजिटिंग इंडियाज फेडरलिस्ट एथोस। इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल मतलब हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर भी है और फेडरल फीचर्स भी है। क्वाजी फेडरल, केसी वेरे। इस आर्टिकल में ये लिखा है कि फेडरलिस्ट एथोस जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, अननेसेसरी सेंट्रलिस्ट टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। बट इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल अंडरटोन भी है। सो दिस इज दैट। ये जो आर्टिकल है वो है लेसन्स फ्रॉम अ लेटर। इस बात में ये लिखा है कि जो रशिया है, रशिया और यहाँ पे यूरोप है, तो टेक्निकली दोनों सेम कॉन्टिनेंट में ही है, इनकी फ्रेंडशिप बेटर होनी चाहिए। यहाँ यूएसए कहाँ से आ जाता है? सो इसका भी पूरा हिस्ट्री है। एक्चुअली इसका हिस्ट्री से 1917 में है, जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। रशिया ने पाथ जो चूज किया वो सोशलिज्म का पाथ चूज किया। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2, और जो इधर वाला यूरोप था अटलांटिक के, इधर यूएसए है, ये दोनों पास आ गए और ये कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड हो गया। तो एक्चुअली ये जो फाइट हो भी रहा है, ये हो रहा है अभी एक काइंड ऑफ आइडियोलॉजी का फाइट है। कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। कैपिटलिस्टिक कंट्री, सोशलिस्टिक कंट्री। कैपिटलिस्टिक का मिलिट्री अलायंस हो गया नेटो। ऐसे ही सोशलिस्ट में जैसे पहले यूएसएसआर था, वॉर्सा पैक्ट था, फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो कायदे से नेटो का भी डिसइंटीग्रेशन होना था, बिकॉज नेटो वाज अ काइंड ऑफ काउंटर टू यूएसएसआर, बट वो नहीं हुआ। इनफैक्ट नेटो एक्सपैंड करने लग गया। रशिया फेल्ट थ्रेटन। और ये जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है, ये होना था काफी टाइम से, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि दोनों कन्फ्रंटेशन के पाथ पे आ रहे हैं। जिस तरीके से नेटो एक्सपैंड कर रहा था, अभी फिनलैंड वगैरह में भी नेटो ज्वाइन करेगा तो फिर चीजें और एस्केलेट होगी। सो ये जो फिशर्स हैं वो हैं यूरोप में। यूरोप में जो फिशर्स हैं, प्लस यूरोप की जब से टेंडेंसी रही है, यूरोप का भी क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। यूरोप की जब से टेंडेंसी रही है, फाइट्स यहाँ पे हुई हैं, प्लस ये सारी कंट्रीज प्राइमरली इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट की कंट्रीज थी। पहले फ्रांस एक बहुत बड़ा कंट्री है और एक जर्मनी बहुत बड़ा कंट्री है। फ्रांस पहले पावरफुल रहता है, जर्मनी जो रहता है वो बहुत ज्यादा डचीज में डिवाइडेड होता है। फिर बिस्मार्क आता है और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। तो जो यूरोप है, पावर शिफ्ट हो जाता है फ्रांस टू जर्मनी, और फिर ट्रीटीज, सीक्रेट ट्रीटीज, अंटांट, इस टाइप से होता है। और फिर जर्मनी एक्सपैंड करने लग जाता है। अब जो यूके है वो तो आइलैंड ग्रुप है। जर्मनी बोलता है कि हमें हमारी नेवी को भी सुप्रीम बनाने की जरूरत है। यूके प्राइमरली आइलैंड ग्रुप है और इसकी नेवी स्ट्रांग रहती है हमेशा से यूनाइटेड किंगडम की। यूके अलार्म फील होता है, अलार्म फील करता है, और इस पूरे बैकड्रॉप में हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में ये जो कंट्रीज होती है, फ्रांस, यूके, ये विनर होती है और बहुत हॉस्टाइल ट्रीटीज लगा देती है जर्मनी पे, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल एटसेट्रा। जर्मनी के पीपल ह्यूमिलिएट फील करते हैं। इसका फायदा उठाता है एडोल्फ हिटलर, और फिर ये पाथ तैयार हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, जर्मनी को फिर डिफीट करते हैं। यूएसएसआर इधर जो रहता है वो एक अलग स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के निकलता है, और यहाँ पे यूएसए स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के निकलता है।
तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये पूरा इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी के कारण हुआ है। व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू से कि इंडिया का इसमें कोई कोई नन ऑफ आवर बिजनेस, बट हमने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स यहाँ पे भेजे एंड दे डाइड। सो द पॉइंट इज अगेन बोथ कंट्रीज आर फाइटिंग, इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज हैं अगेन, और हम सफर कर रहे हैं। तो सेम चीज जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया था, काइंड ऑफ नोट ये था कि हम इंडिपेंडेंटली हमारी पॉलिसीज देखेंगे, ये जो वॉर है ये यहाँ पे दिस टेंडेंसीज हैं इनकी, लाइक दैट। सो दीज ऑल थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये लेसन्स फ्रॉम अ लेटर। Time to set price distortions right. India should focus on reducing cost of doing business. Cost of doing business. Cost जो है वो कम करे. प्लस एक्सेसिव माइक्रो मैनेजमेंट करेक्ट नहीं होता है, फ्री छोड़ना चाहिए, इकोनॉमी जो होती है वो खुद ही बेटर करने लग जाती है। सो ये ऑब्जेक्टिव्स रिफॉर्म्स में हम लेके आए। अभी एक्चुअली आज में जो बातें हैं वो ये है, पेट्रोल एंड डीजल का जैसे बहुत बड़ा गैप है, प्राइस तेजी से बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है यहाँ पे, अगेन अ कॉज ऑफ वरी। जीएसटी में कुछ प्रोडक्ट्स इंक्लूड है, कुछ नहीं है, कॉज ऑफ वरी। सो द पॉइंट इज आज की डेट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूरी है। ये नहीं कि केवल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है और वो क्राउड आउट कर रही है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूरी हैं, इससे जॉब्स क्रिएट होंगे यंग जनरेशन के। गवर्नमेंट जॉब्स मिराज बनते जा रहे हैं। सूनर वी रियलाइज दिस कि हम फीजिबल पाथवे है वो हमसे दूर होता जा रहा है। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जिसकी हमेशा हम बात करते हैं, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन को अगर जॉब नहीं मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, जो उनका टैलेंट है, एजुकेशन है, अकॉर्डिंगली उनको क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, देन ये जो यंग पॉपुलेशन है ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन जाएगी। दिस थिंग पॉलिसी मेकर्स शुड थिंक अबाउट। देन कोल का क्राइसिस हिट्स अगेन। अब ये वेरियस कॉरपोरेट डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट हॉस्टाइल टेक ओवर। ट्विटर को एलॉन मस्क खरीदना चाहते हैं और ट्विटर बेचने के मूड में नहीं है बोर्ड ने, तो वो हॉस्टाइल टेक ओवर को रोकने के लिए पॉइजन पिल जैसे ऐसे यहाँ पे वर्क हो रहा है। ऐसे कुछ तरीके हैं, इनको वन बाय वन हम समझते हैं कि ये डिफरेंट क्या है। सी, ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में नहीं है हमारे, बट एक जनरल आइडिया होना चाहिए करंट अफेयर्स ट्विटर में क्या चल रहा है। प्राइमरली इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो होगा जैसे आईटी मीडिया कंपनीज हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स होना चाहिए, बिकॉज ट्विटर का भी एट टाइम्स जो रोल है वो काफ़ी सवालों में था, डुबियस था। सो द पॉइंट इज कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म वर्क करता है इन बिग जाइंट्स का। अब ये ट्विटर भी अगेन से है तो प्राइवेट कंपनी, अभी एक प्राइवेट ऑनर के पास चली जाएगी। सो द पॉइंट इज इससे जो फ्री एंड फेयर स्पीच है या फिर जो गवर्नेंस है आईटी मीडिया कंपनीज का वो कैसे एग्जीक्यूट हो, ये ब्रॉडर मैंडेट है जो यहाँ पे हमें देखना है। फिलहाल के लिए पॉइजन पिल क्या है? ट्विटर में जो इसका ट्विटर का बोर्ड है, एलॉन मस्क ने कुछ 9 पॉइंट समथिंग परसेंटेज यहाँ पे शेयर खरीदे, स्टेक लिया, शेयर होल्डर ट्विटर के बोर्ड को ज्वाइन करना था, बट डिफरेंस इन ओपिनियन के कारण वो बात हुआ नहीं। तो एलॉन मस्क ने कहा कि मैं पूरे ट्विटर को ही खरीदना चाहता हूँ। अब ट्विटर ने पॉइजन पिल स्टार्ट किया है। पॉइजन पिल मतलब ट्विटर शेयर होल्डर्स का जो राइट्स प्लान है वो ट्रिगर्ड कर दिया इफ एन एंटिटी एक्वायर्स अ स्टेक ऑफ 15% ऑफ मोर और मोर। मतलब एलॉन मस्क के पास अभी 9% है, 15% से ज्यादा का अगर वो ट्राई करेगा तो एक पॉइजन पिल स्टार्ट हो जाएगा। द प्लान वुड अलाउ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एक्सक्लूडिंग द एक्वायरिंग एंटिटी मिस्टर मस्क इन दिस केस टू परचेज एडिशनल शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड रेट, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द एक्वायरर टू एस्टैब्लिश अ मेजॉरिटी स्टेक इन द कंपनी। मतलब मस्क को छोड़ के बाकी जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं एक्सक्लूडिंग मस्क, क्योंकि मस्क 15% से ज़्यादा शेयर लेने की कोशिश कर रहा है, एक्सक्लूडिंग मस्क जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्काउंट पे शेयर्स मिलने चालू हो जाएंगे। तो मस्क अब ज़्यादा शेयर नहीं खरीद पाएगा, इसको और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो इसका रास्ता डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं पॉइजन पिल। आइडिया इज कि 15% से ज़्यादा शेयर नहीं लाने दें हम। तो ये जो मूव होता है वो एडिशनली रिड्यूस कर देगा लाइकलीहुड ऑफ एनी एंटिटी कि वो अक्वायरिंग कंट्रोल ले कंपनी में 15% से ज़्यादा विदाउट पेइंग द अदर शेयर होल्डर एंड एप्रोप्रिएट प्रीमियम। मतलब रास्ता मुश्किल हो जाएगा और महंगा खरीदना पड़ेगा। इट वॉज मेंट टू बाय मोर टाइम। और इस पूरे तरीके का यही है कि बोर्ड जो है वो ज़्यादा टाइम मांग रहा है कि वो कैसे मैनूवर करे, कॉर्पोरेट मैनूवर करे, शेयर होल्डर को कैसे देखे कि वो इस मूव को स्टॉप कर पाए कि हॉस्टाइल टेक ओवर बाय सम
एंटिटी लाइक मिस्टर मस्क। तो ये होता है पॉइजन पिल। तो टेस्ला का सीईओ मिस्टर मस्क वांट्स टू बाय दिस ट्विटर, और उसके बैकड्रॉप में ये सारी चीज़ें हो रही है। ये जो पूरा टॉपिक है, इसमें हमारे कॉन्टेक्स्ट में कॉरपोरेट गवर्नेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉरपोरेट गवर्नेंस, और इसमें कैसे रेगुलेशन होना ज़रूरी है। सेकंड जो पार्ट है, यहाँ पे 4 बातें बताई है। जैसे पॉइजन पिल इज़ वन वे, ऐसे ही एक ग्रीन मेल डिफेंस भी होता है। आइडिया है ग्रीन मेल डिफेंस। इसमें क्या होता है कि पे देम टू गो अवे एंड स्टॉप थ्रेटनिंग द कंपनी विद अ हॉस्टाइल टेक ओवर, कि उनको पैसे दे देते हैं जो हॉस्टाइल टेक ओवर करना चाहता है, और आस्क टू गो अवे। इट इन्वॉल्व्स द टारगेट कंपनी रीपर्चेजिंग इट्स ओन शेयर्स एट अ प्रीमियम एंड इन क्वांटिटी इनफ टू प्रिवेंट अ हॉस्टाइल टेक ओवर। तो जो कंपनी है, जैसे ट्विटर है, वो वापस अपने खुद के शेयर्स खरीदने लग जाए प्रीमियम पे डिफरेंट शेयर होल्डर से, और हॉस्टाइल टेक ओवर को स्टॉप करे। तो ये काइंड ऑफ ग्रीन मेल डिफेंस हो गया। क्राउन जूल डिफेंस क्या होता है, इसमें कंपनी की जो सबसे प्रॉफिटेबल पार्ट है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, उसको से अलग कर देते हैं कंपनी से। अब कंपनी उतनी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, उसका क्राउन जूल चला गया, तो अब उसको टेक ओवर करने पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, कंपनी बच जाएगी। सेकंड थर्ड होता है पैकमैन डिफेंस। पैकमैन कार्टून्स आते थे, पैकमैन वीडियो गेम। इसमें क्या होता है, जो आप पे अटैक कर रहा है, आप उस पे अटैक करके टेस्ला के शेयर खरीद लो सारे। ट्विटर बोले कि मैं टेस्ला को खरीदना चाहता हूँ, तो इस तरीके से पैकमैन डिफेंस हो जाएगा। रिवर्स टेक ओवर इनिशिएट कर दो। देन वाइट नाइट डिफेंस क्या होता है कि एक थर्ड कंपनी कोई आ जाए, ट्विटर उससे अग्रीमेंट करके अपना ट्रांसफर कर दे, तो अब टेस्ला उसमें नहीं आ पाएगा, वो थर्ड कंपनी के पास चला जाएगा, बिकॉज थर्ड कंपनी एंड ट्विटर में अग्रीमेंट रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये थिंग्स सॉर्ट आउट कर लेंगे। सो एज द नेम सजेस्ट, द ग्रीन मेल डिफेंस, द क्राउन जूल डिफेंस, द पैकमैन डिफेंस, द वाइट नाइट डिफेंस, और राइट नाउ ट्विटर इज डूइंग पॉइजन पिल डिफेंस। तो ये सारे तरीके होते हैं, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म है हॉस्टाइल टेक ओवर को रोकने के। अब जो नेक्स्ट है अपसी, सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम हमने देखा है। कोलेजियम मतलब सीनियर जजेस वगैरह होते हैं, ये डिसाइड करते हैं किसका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट करना है, किसका ट्रांसफर करना है, लाइक दैट। जिससे जो जुडिशरी है, जुडिशरी डिपेंडेंट नहीं हो पाए एग्जीक्यूटिव में, सेपरेशन ऑफ पावर हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है। इसमें एक्चुअली ये जो लाइन ऑफ सक्सेशन होता है, ये बहुत प्रिडिक्टेड होता है। हमें लाइक 2025 तक अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रही, तो ये कोलेजियम सिस्टम होना चाहिए बाय 2025। ये यहाँ पे एक कंपोजिशन बताया है। तो कोलेजियम एक सिस्टम है जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट किया, ताकि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है वो शील्ड हो पाए, उसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं हो, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो। तो जुडिशियल सिस्टम जो कोलेजियम है वो रिकमेंड करता है हायर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें जजेस वगैरह होते हैं, और ये जजेस के अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एट्सेट्रा को ये कंसिडर करते हैं कोलेजियम सिस्टम। जो चीफ जस्टिस है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो कोलेजियम बनाते हैं। 5 मेंबर बॉडी बनती है, ये डिसीजंस लेते हैं कि किस जज का आगे प्रमोट करना है, किसको नेक्स्ट सीजेआई बनाना है, किस जज का ट्रांसफर करना है। ये सब चीज़ इस कोलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। और कोलेजियम जो होता है बेस्ड ऑन सीनियोरिटी होता है। सो दैट इज वाई सीनियोरिटी ऑफ जजेस के हिसाब से हम बता सकते हैं बाय 2025 ये सिस्टम रहने वाला है कोलेजियम का। देन दिस इज कीवर्ड और नो योर इंग्लिश में पहले तो सिनोनिम होता है, ये सिनोनिम, सिनोनिम। सिनोनिम जो होता है, ये जो सिनोनिम होता है, सिनोनिम, सो यहाँ क्या होता है, मिलते जुलते वर्ड होता है। एक होता है एंटोनिम और एक होता है सिनोनिम। एंटोनिम मतलब विपरीत, और सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द। तो बट समानार्थी मतलब ये भी नहीं होता कि वो एग्जैक्ट है। जैसे हाउस और होम मिलते जुलते वर्ड्स है, बट हाउस मकान होता है और होम होता है घर, जहां आप रह रहे हो। कॉन्क्रीट का जो है वो मकान है, दैट इज योर हाउस, बट जो आपकी फैमिली है वो आपका घर है, तो हाउस होम। देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ही इज लोडेड, इसका मतलब होता है समवन इज लोडेड, मतलब वो बहुत रिच है या फिर वो ड्रंक है। टाई अप बिटवीन इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटीज सिंप्लीफाइड, जैसे अभी डबल डुअल डिग्री की बात आ रही है फॉरेन यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा से भी, दिस इज अगेन गुड। प्राइम मिनिस्टर साहब ने डेयरी कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया गुजरात में, बनास डेयरी है ये, बनास डेयरी डेयरी कॉम्प्लेक्स। इंडिया लीडर है ट्रेडिशनल मेडिसिन में। आयुष एक होता है, आयुष का फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज आयुष? आयुष बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल मेडिसिन। देन दिस इज स्टार रेटिंग फॉर पैकेज्ड फूड अनलाइकली टू हेल्प एक्सपोर्ट ने बताया। एफएसएसएआई, एफएसएसएआई क्या होता है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो ये एक बताता है कि फूड कितना, उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, वो सेफ्टी लेवल क्या है, एटसेट्रा। सो रेटिंग्स होती है, बेसिकली एक उनका सर्टिफिकेशन होता है। देन दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट और यूक्रेन एनवॉय सीक्स हेल्प एंड वेपन्स, COVID death count method inaccurate possibly, thunderstorm and landslips kill 20 in northeast. Then Russia shifts focus on eastern Europe, Ukraine अभी वॉर एंड होता नजर नहीं आ रहा है। चाइना सोलोमन आइलैंड अगेन अलार्मिंग है। सोलोमन आइलैंड, चाइना यही काम करता है जैसे पहले श्रीलंका को कैप्चर किया, अभी सोलोमन आइलैंड पे नजर है। 20 million may starve in Horn of Africa. No, see, this is a cause of worry. 20 million. हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ पर है? हॉर्न और ऑफ अफ्रीका यहाँ पर है। दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दिस इज रेड सी, दिस इज गल्फ ऑफ अडन। ये जिबाउटी है, ये बाबल मंडप है, बाबल मंडप। तो गल्फ ऑफ अडन से आप बाबल मंडप जाते हो, फिर रेड सी, स्वेज कैनाल और मेडिटेरेनियन। यहाँ सूडान है, सूडान। दिस इज एट्रिया, एट्रिया। यहाँ ऊपर टिग्रे रीजन है इथियोपिया का, जहाँ फाइट हो रही थी। ये जिबाउटी है, ये है सोमालिया एंड दिस इज इथियोपिया, इथियोपिया। ओके, फिर ये लेक टरकाना है यहाँ पे। ओके, लेक टाना यहाँ पर है, लेक टाना। तो एक्चुअली ये पूरा एक रिफ्ट टाइप का बन रहा है यहाँ पे, लेक विक्टोरिया जहाँ से नाइल निकल रही है, ऐसे करके एक पूरा रिफ्ट। तो द पॉइंट इज, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। दिस इज कॉल्ड हॉर्न, हॉर्न की तरह दिख रहा है ये राइनोसोरस, सो दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। दिस इज सोमालिया, मोगाडिशु, देन जिबाउटी और एरिट्रिया का दिस अस्मारा। सो ये जो कंट्रीज होते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ बारिश कम होती है, ड्रॉट ज्यादा होता है। तो 20 मिलियन एट रिस्क ऑफ स्टारवेशन है बिकॉज रेन टाइम पे हुआ नहीं है। कीनिया, सोमालिया एंड इथियोपिया में ड्रॉट्स आ रहे हैं। सो दिस इज दिस पेज। IMF ने कट किया इंडिया का फोरकास्ट टू 8.2% ऑन वॉर। तो दिस इज अगेन नॉट गुड, वॉर एंड ऑल। वॉर टू टेस्ट रिजाइलेंस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, IMF ने कहा। फ्यूचर शॉक्स, ओपेक का ऑयल इंपोर्ट स्टेडीड आफ्टर 6 years स्लम। लैक ऑफ कोल है, लूमिंग क्राइस बता रहा है। डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशन को टाइटन करने की जरूरत है, तो अब अकोमोडेटिव पॉलिसी से हम दूर हटने वाले हैं। एंड दिस इज sports. All right. So this is the Hindu newspaper. Now let us have discussion of 18th of April 2022. Let us sort it by oldest. So दो सवाल थे, पहला तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक बार हाई कोर्ट भी देखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बताए थे। हॉटस्पॉट्स मतलब वो एरिया होते हैं जहाँ पे थ्रेटन हो रहा है, वहाँ पे स्पीशीज एंडेमिक है और वो थ्रेटन नहीं हो रही है, उनकी पोजीशन बहुत कम होती, नंबर कम होता जा रहा है, तो वो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स है। तो इंडिया में 4 है, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और वेस्टर्न घाट इन श्रीलंका। सी द मैप, दिस इज सच अ गुड मैप। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। देन इररिप्लेसेबल रीजन है ये। डिक्लेयर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन करता है? तो सी, नॉर्मन मेयर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1989 में। कंजर्वेशन इंटरनेशनल NGO। फिर ये इंडिया के हॉटस्पॉट्स, फिर 1 by 1 एक्सप्लेन किया। हिमालय, फ्लोरा, फोना, देन इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, जोग्राफिकल एक्सटेंट, क्लाइमेट, इकोसिस्टम फाउंड हियर, फ्लोरा, फोना। सुंडालैंड का हॉटस्पॉट, देन दिस इज इकोसिस्टम, फ्लोरा, फोना। तो ये चारों हमने 1 by 1 कवर किए, इसके इंपॉर्टेंट स्पीशीज, कंडीशंस, ज्योग्राफी डिस्कस किया। एक्सीलेंट। फोना। कल एक स्टूडेंट बोलता है, मैंने पूछा उससे कि आर यू डूइंग आंसर राइटिंग, तो ही सेज कि यस, वो सारे आंसर्स अच्छे से पढ़ लेता है। अब सी, दिस इज अनदर थिंग, खुद से लिखना होता है, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेट करना। ओके, ये जो आंसर्स लिखे हैं ये इन स्टूडेंट्स ने मेहनत से किए, बनाए हैं। आप उसको देखो, उससे आपको डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग तो बहुत मिलेगी, बट साइमल्टेनियसली आपको भी लिखना पड़ेगा। ओके, केवल देखना नहीं है, खुद को लिखना भी पड़ता है आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज दिस। प्रेरणा, प्रेरणा ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे बहुत अच्छा आंसर लिखा है। वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सीधा ये चीज अपने आप डेवलप होगी, जितना आप लिखोगे ना, साफ लिखना आएगा, राइटिंग अच्छी होगी, अंडरलाइन करना है, जल्दी जल्दी लिखना है। वरना प्रीलिम्स निकालना इज नो बिग डील। 10,000 लोग प्रीलिम्स अभी निकालने वाले हैं, क्वालिफाई करने वाले हैं, बट मेंस कितने होंगे? 2-2,500 ही होंगे। सो द पॉइंट इज, अगले साल फिर प्रीलिम्स लिखना है क्या? हमें नहीं लिखना है ना, एक ही बार में सारी प्रोसेस क्लियर करना है। तो राइट समथिंग एवरी डे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। अब सी द डायग्राम, वेरी गुड। राज्या, दिस इज अगेन रियली गुड। सी द डायग्राम, कितना सिंपल और इफेक्टिव डायग्राम है ये।
वेरी नाइस। देन व्हाट, हाउ मेनी, प्रेजेंट एंड देन क्वालिफिकेशन, तो ये पूरा डिटेल उसको सेग्रीगेट किया अलग अलग हेडिंग में। परसेंटेज ऑफ एंडेमिज्म बताया, देन स्पीशीज, चैलेंजेस, वंडरफुल, रियली गुड। आरती, दिस इज अगेन रियली गुड। स्ट्रक्चर क्या है, इंडिपेंडेंट है। देन हमने सुप्रीम कोर्ट पे बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, आज के जैसे जीएस रिवीजन में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन कितना सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। एडवाइजरी, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे सवाल आते हैं। देन शुभम, वंस अगेन रियली गुड। सी अब सी, ये कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है, सुप्रीम कोर्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी यहाँ पे बता दिया, एक्सीलेंट। पावर, गार्डियन, ओरिजिनल, ये सारे आर्टिकल्स हमें पता होना चाहिए और विद एग्जाम्पल बताया, एक्सीलेंट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हो गए ये सारे, क्राइटेरिया भी बता दिया आपने। इंडिया, हिमालय, बर्मा, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट्स, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। राम नरेश, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नो सी सच अ गुड कॉपी। मैप में हम जो राइट साइड है वो अच्छा है, बट जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब इधर गुजरात और इधर ये पूरा लेफ्ट वाला, इस स्पेसिफिक राजस्थान गुजरात पार्ट को थोड़ा सा हम करेक्ट करते हैं यहाँ पे। देन एम, ऑब्जेक्टिव क्या है, एसडीजीज भी है यहाँ पे, एक्सीलेंट। फुलफिल क्राइटेरिया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, यूटिलिटी एंड कंक्लूजन, वेरी गुड। रत्ना प्रिया, बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हो एंड यू आर डूइंग रियली रियली वेल। कॉपी भी आपकी बहुत अच्छी है। 124, कंपोजिशन, सी स्टाइल, दिस इज सो गुड। तो ऐसे ही होता है, हम जितना लिखते हैं ना वो उतना ही अच्छा हो जाता है। यूजुअली वो स्टूडेंट्स, जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट ने बहुत जल्दी कम समय में पढ़ाई करके एग्जाम निकाल लिया, यूजुअली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पूरे स्कूल में बहुत अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस किया है, स्कूल कॉलेजेस में, तो इनडायरेक्टली दे वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर ऑल दीज ईयर्स। सो द पॉइंट इज, अगर हमने अभी स्टार्ट किया है, हमको रेगुलरली सिस्टमैटिकली लिखना जरूरी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम एक बार जॉब में चले जाते हैं तो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस चली जाती है, फिर हम लिख नहीं पाते उतना। वेस्टर्न घाट आता बहुत है, बट आप लिख नहीं पाओगे तो उसका कोई यूटिलिटी है नहीं। मीनू, दिस इज अगेन रियली गुड। सी, सो दैट इज वाई मैंने भी ये देखा है, जो स्कूल कॉलेज जो फ्रेश आते हैं ना, उनका राइटिंग बहुत अच्छा रहता है, वो एकदम फ्लो में है, उनको सारी चीजें प्रैक्टिस में है, स्कूल कॉलेज एग्जाम की तरह ही वो इस एग्जाम को भी अच्छे से लिख देते हैं। सो इसको हमें रेगुलर करना है प्रैक्टिस। इंट्रोडक्शन दिया, देन हिस्ट्री, सी द स्ट्रक्चरिंग, रियली गुड। इंडो बर्मा, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट्स, थ्रेड्स, कंजर्वेशन, गुड। देन राजिया, दिस इज सुप्रीम कोर्ट, सी ये आंसर भी बहुत अच्छे से बनाया है। मेट्रोपॉलिटन, सेशन, अपॉइंटमेंट कैसा है, जज केस, पूरा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो गया। रिट, अपैलेट, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वेरी गुड। देन शुभांगी, दिस इज अगेन रियली गुड। कंपोजिशन, नाउ सी इस कॉपी का भी जो अप्रोच होता है ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट है, दिस अप्रोच इज रियली गुड। कोलेजियम सिस्टम क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्रिटिसिज्म, सो मतलब एक हॉलिस्टिकनेस समझ में आती है इस कॉपी में कि ये पूरा एक कंप्लीट है, होल है ये। टेन्योर ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, गुड, रियली गुड। सी द चार्ट, independence to learn, there are so many good things to learn from this copy. Jurisdiction, original, writ, appellate, advisory, court of record, excellent, very good. Biodiversity hotspot, this is again so good. Vascular plant, सी एक मैप भी है, वेस्टर्न घाट, वन बाय वन सारे बताए आपने, एक्सेलेंट, वेरी गुड। एंथनी, दिस इज अगेन रियली गुड। हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन, तो सी हेडिंग, सब हेडिंग, जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में हम सोचते हैं लिखते हैं उतना ही बेहतर है, इससे चीजें याद भी रहेगी। जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल, देन रेट, ये बहुत अच्छे से लक्ष्मीकांत हमने रिवाइज करके इसको कंसोलिडेट कर लिया, वेरी गुड। एलिजिबिलिटी, जुडिशरी, एक्सेट्रा। प्रेमचंद, दिस इज अगेन रियली गुड। आप बहुत अच्छा सा वर्क कर रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है, जितना हम लिखेंगे उतना ही रिफाइनमेंट आएगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया, जुरिस्डिक्शन, स्ट्रक्चर, वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस किताब को पढ़ना था अच्छे से लक्ष्मीकांत और इसको लिखना था यहाँ पे। प्रियंका, दिस इज अगेन वेरी गुड, नीट एंड क्लीन, टू द पॉइंट, और बहुत रेलेवेंट है, नोट्स मेकिंग भी साइमल्टेनियसली पूरा हो गया, वन बाय वन सारे आर्टिकल। फिर आपने अमेरिकन इंडिया दोनों में डिफरेंसेस बताए, एनजे, क्वालिफिकेशन, वेरी गुड, 68। अब बस अच्छे से रिवाइज करना है, जो भी नोट्स है ना ये घूमने नहीं चाहिए, स्पाइरल करो, फोल्डर में रखो, और हर सैटरडे संडे इनको बहुत अच्छे से हमें रिवाइज करना है, ओके। शीतल, दिस इज अगेन सो गुड। सुप्रीम कोर्ट कैसे बना, लोकेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, वेरी नाइस। एनजेएसी, देन आर्टिकल्स, ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, एपलेट, एडवाइजरी, तो सी सच अ गुड एक्सरसाइज।
वेरी गुड, ये पूरा रिमूवल एटसेट्रा गुड। देन मीनू, दिस अगेन सुप्रीम कोर्ट, पूरा डिटेल, इससे हर साल एक एमसीक्यू आता है सुप्रीम कोर्ट से और इन्हीं सब चीजों से वो एमसीक्यू आराम से बन भी जाएगा। वेरी गुड। प्रेजेंटेशन कंटेंट बोथ आर एक्सीलेंट। रिया, दिस इज अगेन गुड, सो कलरफुल, कितना अच्छा डायग्राम बनाया है यहाँ पे, दिस इज रियली गुड। हिमालय, वेस्टर्न, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड। देन वन बाय वन सी, दिस इज सच अ गुड आंसर। सुंडालैंड के बारे में बताया, टू द पॉइंट है, प्रिसाइज है, शॉर्ट है। 124 कॉलेजियम, इससे सवाल बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सागर, इसको वर्टिकल अपलोड करो ऐसे, दिस इज गुड। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया हमने, गुड, जैसे ये किया है। फिर हमने पूरा फ्लो चार्ट बना दिया, बस अब इसको अच्छे से रिवाइज करना है, इससे सवाल बनेगा। सी सच अ गुड कॉपी। नोट ऑन बायोडाइवर्सिटी, अब यहाँ पे एक मैप भी होना चाहिए, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, हिस्ट्री, वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। ये एक्चुअली सब मिक्स हो गए हैं पेजेस, ये सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट पेज है, ये जजेस सेकंड पेज है, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, वेरी गुड, दिस इज रियली रियली गुड। न्यूज़पेपर भी आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आई एम सो हैप्पी। इसको वर्टिकल करो। प्रियंका, दिस इज अगेन रियली गुड। मैप देखो कितना सिंपल और सिस्टमैटिक मैप है ये, दिस इज रियली रियली नाइस। मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बताए हमने, थ्रेट्स बताए, वेरी गुड। रश्मि, नाउ सी दिस कॉपी इज सो गुड, कितना अच्छे से स्कैन भी हुआ है। स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटी, सी अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन, वेरी गुड। हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने बहुत अच्छे से ट्रेस किया, 1773 से 47 से, फिर प्रोविजंस बताए। नो सी ये चार्ट, तो हमेशा मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, थोड़ा पैराग्राफ बनाएंगे, फिर हम चार्ट बनाएंगे, कोई फ्लो चार्ट बनाएंगे, कोई फैक्ट लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट देना है और आर्ग्यूमेंट को बैक करता हुआ एक फैक्ट देना है, कोई एग्जाम्पल देना है। ये चीज से जो वजन है वो बढ़ जाता है हमारे आर्ग्यूमेंट का। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कंक्लूजन, सी very good. Biodiversity hotspot, see what a map, this is really really good. So Himalaya, very nice. Western Ghats, Himalaya, flora fauna, Indo Burma, very nice. Sundaland, good. Then endangered animal species, ये बहुत important area है, अच्छे से याद होना चाहिए हमें। धनाक्षी, दिस इज अगेन सो नाइस, टू द पॉइंट बताया, सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसकी कंपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है इसको हमें स्टैंडर्ड बुक से। ये सब सवाल आते हैं, रिट, ओरिजिनल, एपलेट, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फिर ये आया हमारा हॉटस्पॉट, इंडिया के हॉटस्पॉट्स है ये, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, एंडेंजर, डिस्टेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल साइट्स है, फ्लोरा एंड फौना। ओके, सो दीज आर द सबमिशंस, और आज हमें 18th का ये 2 सवाल रेडी करना है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।